साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसे नए एपिसोड में जो सच्ची कहानी पे आधारित है। ये कहानी है बिहार प्रांत के गढ़वल थाना के अंतर्गत सोनवानी गांव की। उस गांव में दो भाई मदन और मोहन बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। वह एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि दोनों लोग साथ में ही खाना खाते थे, कोई काम करते थे तो साथ में ही करते थे। यहाँ तक कि परिवार में कोई नया काम करना होता था तो एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे जीवन व्यतीत होता रहा। उन दोनों भाइयों के बीच 5 बेटे थे, जिसमें मदन का एक बेटा था कन्हैया और मोहन के 4 लड़के थे। धीरे धीरे सभी लोगों की शादी हो जाती है, बहुएं आ जाती हैं, घर में 5-5 बहुएं हो जाती हैं। एक दिन अचानक मोहन की चारों बहुएं मिलकर मदन की बहू को बहुत ज्यादा मार देती हैं। गाली गलौज होता है, मारपीट हो जाता है। मदन अपने भाई मोहन के पास आते हैं और बोलते हैं, भाई अब हम लोगों का परिवार चल नहीं पाएगा, क्योंकि परिवार बहुत लंबा हो गया है, हम लोग अपने हिस्से का बंटवारा कर लेते हैं। मोहन कहते हैं कि कोई बात नहीं। मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया जी को बुला कर लाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों का बंटवारा करना है। मुखिया जी बोलते हैं कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2 ही भाई तो हैं, 2 हिस्सा घर में लगा लीजिए और 2 हिस्सा खेत में लगा लीजिए। खेत और घर का बंटवारा हो जाता है। धीरे धीरे जीवन व्यतीत होने लगता है। एक दिन मोहन के मन में आता है कि क्यों न अपने बड़े भाई मदन से बात करूं कि घर परिवार में तो सबके खुटमुट होता रहता है, लेकिन हम लोगों का जो संबंध है, हम लोगों का जो प्यार है, हमेशा बरकरार रहे। वो अपने बड़े भाई मदन के पास जाते हैं, बोलते हैं, भैया घर परिवार में तो बंटवारा हो गया, लेकिन हम लोगों का संबंध वैसे ही बरकरार रहे, नहीं तो लोग मजा लेंगे। मदन कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन अचानक मोहन के चारों बेटों ने मिलकर मछली बनवाया। जब मछली बनी तो वह अपने बड़े भाई कन्हैया को भी खाने के लिए निमंत्रण दिए। कन्हैया भी आए और साथ में सभी लोग मिलजुल कर बैठकर मछली खाए। और मछली खाने के बाद कन्हैया अपने घर जाता है सोने के लिए। जब सोने जाता है तो उसके पेट में अचानक दर्द उठता है। वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कन्हैया की धर्मपत्नी अपने ससुर मदन से आकर बोलती है कि बाबूजी, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वह दौड़ते आते हैं। कन्हैया को देख करके वह घबरा जाते हैं। अपने छोटे भाई मोहन के पास जाकर बोलते हैं, मोहन, कन्हैया के पेट में बहुत तेज दर्द है, अगर डॉक्टर के पास किसी को भेज दिया जाता तो दवा आती और वह ठीक हो जाता। दोस्तों, मोहन अपने बड़े लड़के सुरेश को बुलवाते हैं, बोलते हैं कि जाओ डॉक्टर के पास, वहां से कन्हैया के लिए दवा लेकर आओ। सुरेश आता है तो मोहन उसके कान में धीरे से कहते हैं कि एक काम करो कि दवा के जगह पे जहर लाकर दे दो कि वहीं लीला खत्म हो जाए। दोस्तों, सुरेश अपने पिताजी के कहने के अनुसार जाता है और जहर ला करके अपने बड़े भाई, अपने चचेरे भाई कन्हैया को खिला देता है और अपनी भाभी उर्मिला से कहता है कि भाभी बिल्कुल मत घबराइए, कुछ ही देर में ये शांत हो जाएंगे। होता ऐसा ही है दोस्तों। वह जहर खिला देता है। कुछ देर बाद वह कन्हैया दम तोड़ देता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। सुबह होता है, कैसे तैसे करके उसके शव को जलाया जाता है। जलाने के बाद सब लोग घर में आते हैं, क्रियाक्रम किया जाता है। तो वहां जो कन्हैया की पत्नी थी, उसके पेट में 2 महीने का गर्भ ठहरा हुआ था। उनके पेट में बच्चा पल रहा था। धीरे धीरे प्रसव पीड़ा का समय आने लगता है, नजदीक होने लगता है। तो एक दिन मोहन अपने बड़े भाई मदन से कहते हैं कि भैया, घर में एक नौजवान लड़के की मृत्यु हुई है, क्यों ना आप गया जी जाते, तो वहां पे बहुत दिनों से पितरों का भी पिंडदान वगैरह नहीं हुआ है, तो आप पिंडदान करके चले जाते हैं। मोहन की यह बात सुनकर मदन को बहुत ही अच्छा लगता है। वह गया जाने का निर्णय लेते हैं। तो उनकी बहू उर्मिला आती है, अपने ससुर का पैर पकड़ के रोने लगती है, बोलती है, बाबूजी अब हमारे प्रसव पीड़े का समय नजदीक आ गया है, आप अभी मत जाइए। अपने भाई की बातों पर विश्वास कर लेता है और वह गया चला जाता है। जाने के बाद उनकी बहू के पेट में अचानक प्रसव पीड़ा का दर्द होता है। मोहन पड़ोस में ही एक मिडवाइफ होती हैं, उनको बुलाता है और बोलता है कि जरा इसको देखो, इसको प्रसव पीड़ा का दर्द हो रहा है, इसका ख्याल रखो। मिडवाइफ आती है और नॉर्मल एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, बच्चे का जन्म होने के बाद वह मिडवाइफ बड़ी खुश होती है, उर्मिला भी बहुत खुश होती है। मिडवाइफ खुशी के मारे जाती है मोहन के पास, बोलती है कि चाचा जी, आपका पोता हुआ, आपका नाती हुआ है, मुझे जो है दक्षिणा दीजिए।
मुझे कोई चिन्ह दीजिए। मोहन कहता है कि जब तुम्हें चिन्ह ही चाहिए, तुम्हें इनाम ही चाहिए, तो एक तुम्हें काम करना होगा। वह मिडवाइफ सोचती रह जाती है कि अब मुझे क्या करना होगा। कहते हैं कि तुम्हें अभी उस माँ और बेटे दोनों को जहर का इंजेक्शन देना होगा, और जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। बात 10,000 रुपये तय हो जाती है। वह मिडवाइफ जाती है और वह ला करके इंजेक्शन बच्चे और माँ को लगा देती है। दोस्तों, दोनों बेड पे पड़ जाते हैं। जब पड़ जाते हैं वह 10,000 रुपये लेती है मिडवाइफ और घर चली जाती है। घर के चारों लड़के और मोहन मिल करके उस बच्चे को एक बड़ा तसला होता है, उसमें रख करके कपड़ा से ढक करके घर के आंगन में ही फावड़ा से खुदाई करके गाड़ देते हैं और बहू को श्मशान घाट ले जाते हैं वहां फूंकने के लिए। वहां ले जाते हैं, चिता सजाते हैं, चिता पे सुला देते हैं। सुलाने के बाद आग लगाते हैं। आग धीरे धीरे जलने लगती है। वह चारों भाई और मोहन वहां से छोड़ करके घर भगाते हैं। आग जब पकड़ना शुरू करती है, धीरे धीरे आंच लगती है, उस उर्मिला की साड़ी जल जाती है और उसको होश आ जाता है। वह उस चीते से कूद कर भाग जाती है। वह बिल्कुल नंगी हो गई होती है। वह जाकर झाड़ी में छुप जाती है। सुबह होता है। सुबह होने के बाद जब मदन गया से वापस आते हैं तो मोहन के चारों बेटे, बहुएं और उसकी धर्मपत्नी जाकर उनके पैर पे गिर जाते हैं और गिर कर रोने लगते हैं। मदन घबरा जाते हैं कि बात क्या है। तो सारी कहानी बताते हैं कि बहू इस दुनिया में नहीं रही। उसके पेट में बच्चा नहीं था, एक मांस का लोथा हुआ और वह अचानक देख कर गई। मदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, मदन कहते हैं कि तो बहू कहाँ है, उसकी शव कहाँ है। मोहन कहते हैं कि हम लोग तो सुबह होते ही जला दिए। मदन वहां से लड़खड़ाते पांव चला है। दोस्तों, कलेजे पे पत्थर रख करके श्मशान घाट चलता है जहां उसकी चिता जलाई गई थी। वहां जाता है, वहां राख मिलती है। राख पे बैठ कर रोने लगता है, बिलखने लगता है। कहता है कि बेटी, तुमने जो मना किया था, अगर मैं मान गया होता तो आज ये तुम्हारे साथ घटना नहीं होती। बहुत रोता है, बहुत चीखता है। तब उस झाड़ी से आवाज आती है कि बाबूजी, मैं मरी नहीं हूं। मदन घबरा जाता है कि इस श्मशान घाट में मरे हुए बहू की आवाज आ रही है, कहीं भूत तो नहीं। कहता है कि बहू, अगर तुम जिंदा हो तो मेरे सामने आओ। वह कहती है कि बाबूजी, मैं आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं बिल्कुल नंगी हूं। वह बूढ़ा ससुर अपना गमछा लपेट कर धोती उतारता है और उस साड़ी में फेंक देता है। वह बहू उस साड़ी के रूप में धोती को पहनकर बाहर आती है और पांव पे गिर जाती है और रोने भी रखने लगती है। बोलती है, बाबूजी, मेरा एक खूबसूरत सा बेटा हुआ था। कब क्या मेरे और मेरे बच्चे के साथ हुआ हमें पता भी नहीं चला। हम कब श्मशान घाट चीते पे आ गए, मुझे कुछ पता नहीं। वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह वहां से अपनी बहू को लेता है, तुरंत गढ़वा थाने जाता है, एसओ के पास एफआईआर दर्ज कराता है और दर्ज कराने के बाद सारी घटना बताता है। वहां से दरोगा एसओ अपने पुलिस के साथ, अपने हमराहियों के साथ उस मिडवाइफ के घर पे छापा मरवा देता है। मिडवाइफ को महिला पुलिस से पकड़वा करके लाठी बरसवाता है। तब वह सारा जवाब देती है, सारी पोल खोल देती है कि साहब, हमने माँ और बेटे को जहर का नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, मात्र 10,000 रुपये के लालच में। वह मिडवाइफ को पकड़ते हैं, लेकर आते हैं मदन और मोहन के घर। मोहन के चारों लड़के और मोहन को वहां अरेस्ट पुलिस कर लेती है और लड़के के बारे में पूछा जाता है। जब लाठी बरसती है तो वो बकना शुरू कर देते हैं कि घर के ही आंगन में हमने एक तसले में उस बच्चे को रख करके ढक दिया। एसओ के आदेशानुसार पुलिस जाती है, गमछे से, तौली से नाक को ढकती है और उस आंगन में खुदवाई कराती है। खुदवाई कराने के बाद वो तसला उठा करके एसओ साहब के सामने रखा जाता है। जब एसओ साहब के सामने रखा जाता है, एसओ साहब उसका ढक्कन हटाते हैं, कपड़ा हटाते हैं, तो एक बहुत ही विचित्र सा दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों, उसमें जो लड़का था मुस्कुराते हुए अंगुली चूस रहा था। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। दोस्तों,
इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि इस दुनिया में भाई जैसा हित और भाई जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। वहां पे एसओ साहब उन चारों भाइयों और उनके पिता के ऊपर FIR दर्ज कर लेते हैं और उन पांचों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी आपको सच्ची घटनाओं से हमेशा अवगत कराता रहूंगा। धन्यवाद।